नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल द नॉलेज यू मस्ट नो पे। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ने वाले हैं जब पुर्तगालियों का इंडिया में आगमन होता है ना? तो ये बात शुरू होती है 1498 से, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर, केरला में। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये समझने वाली है, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने इसी चैनल पे उसकी वीडियोज़ डाल रखी है। तो आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री वहाँ से जाके देखिए। देखो, यह इस चैनल पे आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद वीडियो आने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। आप लोग यहाँ से जो भी लेक्चर आ रहे हैं, जो भी वीडियोज़ आ रही हैं, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए। कॉन्सेप्ट पढ़ने से ये होगा कि जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, आप लोग तुरंत टिक करोगे, सही टिक करोगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की पहली क्लास। तो लेक्चर नंबर ये फर्स्ट। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बात शुरू होती है 1498 से, जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। और जब उसने भारत की खोज कर ली, तो यह मैसेज पहुंचाने फिर पुर्तगाल गया वो, कि हाँ भाई, मैंने एक नया ट्रेड रूट खोज लिया है। और यही मैसेज बताने के लिए, एक मैसेज को बताने के लिए वो कहाँ पे गया, वापस गया, पुर्तगाल गया। और उस टाइम पर सारा काम समुद्री मार्ग से होता था। यही एक मैसेज पहुंचाने में कि उसने मार्ग ढूंढ लिया है, 6 महीने लग गए। 3 मंथ आने में और 3 मंथ जाने में। जब ये सब पता हो गया, तो भाई वहां पे जब लोगों को एक्साइटेड हुए, है ना, उत्साहित हो गए कि चलो भाई देखते हैं कौन सा ट्रेड रूट है। तो 1500 एडी में पेड्रो अल्वारेज कैबल भारत आया। और 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और फैक्ट्री उसने लगाई थी। 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री लगी थी इन लोगों की, कोचीन में। लेकिन पहला पुर्तगाली गवर्नर बना था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और कब बना था ये? 1505 एडी में। अच्छा, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्टार्ट किया था। उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। कहा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था, वो हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। 1509 एडी में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, और उसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने 1510 एडी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में यहाँ पर इसने अपना मुख्यालय भी स्थापित किया था। अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाई। अब आप लोगों में कुछ इतिहासकार होंगे और उनका कहना होगा कि भाई, सती प्रथा पर रोक तो राजा राममोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर लगाया था। सही बात है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने रोक लगाया था, तो अल्बुकर्क तुरंत टिक करना उस टाइम पे। देखो, सती प्रथा बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। बहुत से लोगों ने बैन किया इसे। कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्यों होता है, आज तक कोई नहीं कह पाता है। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स पढ़ी। कई बार मैंने सोचा कि क्या बात थी कि अगर भाई पति मरता था तो पत्नी भी जलकर मर जाती थी। कई बार मुझे लगा कि सेफ्टी का सवाल होगा, लेकिन ये भी समझ में आया कि जब ज़्यादा सेफ्टी थी तभी महिलाएं जलकर मरती थी। कई बार मुझे लगा कि भाई 7 जन्मों का बंधन होता है, तो मामला कंटिन्यू रखने के लिए ऐसा किया जाता हो। लेकिन आगे सोचने पर पता चला कि अगर पत्नी मरती तो भाई पति भी जलकर मरता, है ना? तो अगर ऐसा नहीं होता, तो 7 जन्मों की बंधन वाली बात भी हम नहीं कह सकते। मैं कई महीनों तक इसका उत्तर सोचता रहा। बाद में कुछ रिसर्च पढ़ने को मिली, ठीक है? और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा रिसर्च, चाहे लोगों को समझने में हो, साइंस में हो, यूरोपियों, जो इन सब चीज़ों में है, वो किन लोगों का था? यूरोपियों का था। आप जानते हैं कि इस टाइम पर यूरोपीय दुनिया को सबसे ज़्यादा समझते थे। हम अपनी ही बात कर लें, ऐसा कोई सामान है जो ब्रांड हो, जो उपलब्ध ना हो मार्केट में? दुनिया के किसी भी देश में भी आपका कलर क्या है, चॉइस क्या है, फिटनेस क्या है, सब मिल जाएगा। किसी भी मॉल में चले जाओ आप लोग, किसी भी मॉल में जाओ आप लोग। कोई भी कंपनी जब तक नीड नहीं जानती, प्रोडक्शन करती है क्या? पसंद नहीं जानेगी तो उत्पादन करेगी क्या? नहीं करेगी भाई। हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद करना चाहिए, उसको जो ये सब जो चीज़ें हैं, इस सब चीज़ों को देखते हुए तुरंत ये लोग प्रोडक्शन क्या करते थे? शुरू कर देते थे।
सबसे बढ़िया तरीके से ये लोगों को जो मार्केट थी उसकी डिमांड समझते थे। मैं आपको स्टेप वाइज़ समझाने का प्रयास करूँगा कि यूरोपीय कैसा सोचते थे, आगे आपको आसान लग जाएगा। देखो, ध्यान से सुनना कि जो यूरोपीय थे, को अच्छी तरह से पता था कि कहाँ के लोग क्या सोचते थे और भारत के लोगों के बारे में तो और ज़्यादा बेहतर पता था। देखो, मैं आप लोगों को एक रिसर्च बताता हूँ और इस रिसर्च से आप लोग समझ जाओगे कि इन ये लोग कैसे सोचते थे, ये लोग दुनिया को कैसे समझते थे, कितना ज़्यादा दिमाग था इन लोगों में, है ना? एक लोहे की देखो रिसर्च मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना ये रिसर्च। मनोविज्ञान के ऊपर था, इन्होंने लोगों के माइंड को समझने की कोशिश की, ट्रेड के लिए, है ना? तो देखो अब रिसर्च आप लोग इस ध्यान से समझना कि इन्होंने क्या किया कि एक लोहे के पिंजड़े में 5 बंदरों को कैद कर दिया यूरोपियों ने और इस रिसर्च से आप इनके बारे में अच्छे से समझ जाओगे। बीच में हाइट पर एक केला बाँध दिया इन्होंने, यहाँ पर एक पाइप लगा दी वाटर सप्लाई के लिए, यहाँ पर 2 चेयर रख दिया। साइंटिस्ट बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। एक बंदर जाके उठा, वो थोड़ा क्रिएटिव था। इसको लगा कि चलो केला खाते हैं, गया जंप मारा। केला हाइट पर था, नहीं पकड़ पाया, नीचे गिर गया। बंदर फिर उठा, चेयर पर दूसरी चेयर रखकर जंप मारी, लगा कि वह केला पा जाएगा, लेकिन इधर वैज्ञानिकों ने फोर्स के साथ उसके ऊपर वाटर सप्लाई छोड़ी। थोड़ी देर बाद बंदर उठा, फिर जंप मारी, फिर वाटर सप्लाई, फिर नीचे गिर गया। अगली बार जैसे ही ये चेयर पर चढ़ा, जंप मारना चाहा, चारों बंदरों ने मिलकर उसे पीट दिया। दरअसल चारों को पता था कि ये जाएगा, चेयर पर चढ़ेगा, जंप मारेगा और वाटर सप्लाई आएगी, तो भीगेंगे तो हम लोग ना। अब जो बंदर पिट चुका था, वैज्ञानिकों ने उसे बाहर निकाल लिया, उसकी जगह पर एक नया बंदर डाल दिया। अब ये जो नया वाला बंदर था, इसको लगा कि भाई सब अपना केला खा चुके हैं, हम चल के अपना वाला खा लेते हैं। जैसे गया चेयर पर चढ़ के जंप मारना चाहा, तुरंत चारों ने मिलकर उसे भी पीट दिया। अब ये बेचारा शांति से बैठ गया। इसको नहीं समझ में आया कि आखिर में पिट क्यों गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने एक पुराना बंदर निकाला, नया बंदर डाल दिया। अब जो नया बंदर अंदर डाला गया था, उसको भी लगा कि सब अपना केला खा चुके हैं, मेरा वाला बचा है। ये भी गया चेयर पर चढ़ा, जंप मारना चाहा, तो चारों ने इसे भी मिलकर पीट दिया। लेकिन इस बार एक बात आश्चर्य की थी कि जो 4 बंदर पीट रहे थे, 3 तो पुराने वाले थे, जिनको तो पता था कि हम क्यों पीट रहे हैं। लेकिन एक नया वाला था कि जिसको ये भी नहीं पता था कि मतलब कि हम क्यों पीट रहे हैं, है ना? तो ये बंदर क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। इसको लगा यहाँ पर जो आता है, चेयर पर चढ़ता है, तो सारे बंदर मिलकर उसे पीटते। तो यहाँ यही होता है। ये रिसर्च आप लोग ढूँढना मिल जाएगा इंटरनेट वगैरह। देखो, इन लोगों की देख रहे हो आप लोग थिंकिंग? ईमानदारी से सोचिए कि हमारे यहाँ आज भी तो यही हो रहा है। घर के कोई बुजुर्ग हो, अवेयर कम हो, सोसाइटी में बड़े पुराने सिस्टम है, बाबा अब उनसे जाकर कहो कि बाबा जी बदलो इसे, सिस्टम बड़े पुराने हैं सोसाइटी में, नए सिस्टम लाओ। मैं जानता हूँ गलत हो रहा है यहाँ पर। आपसे कहा जाएगा कि बेटा आज तक सोसाइटी में यही होता आया है, आगे भी यही होगा। आप उनसे पूछो क्यों हो रहा है, तुरंत जवाब आएगा कि जुबान लड़ाते हो। आज तक आपके पिताजी ने ऐसे जुबान लड़ाने की ज़्यादा कोशिश नहीं की। ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, तुरंत चुप हो जाना पड़ेगा आपको। मैं कहता हूँ कि सोसाइटी बदलती है, कल्चर बदलता है। ज़माना गुज़र गया कि जब 7 जन्मों का बंधन होता है। अब एक ही जन्म में 7-8 बंधन प्राप्त हो जाते हैं। बात-बात पर शादी और तलाक तो आम बात है। पहले छोटी गलती थी, मरना और जान देना। अगर एक गाँव में महिला का पति जब पहले था कि बहुत छोटी मतलब बात होती थी क्योंकि लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो पहले मरना, जान देना बड़ी आम बात होती है। अब सोचिए, अगर एक गाँव में एक महिला का पति बॉर्डर पर लड़ने गया है, पहले लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। बाय चांस वो मरा, उसकी पत्नी इमोशनल हो गई, वो जलकर मर गई। दूसरा पति मरा, दूसरी महिला भी जलकर मर गई। तीसरा पति मरा, तो तीसरी महिला भी जलकर मर गई। उसी गाँव में इत्तेफाकन चौथा पति मरा और और जो महिला है वो मरना नहीं चाहती,
तो घर वाले कहेंगे देखो बहू, गांव की 3 महिलाओं ने आदर्श कायम किया। देखो आप जाकर नहीं मरोगी तो लोग कहेंगे कि इनकी बहू डर गई। यही तो होता था। जो राजा राम मोहन राय थे के बड़े भाई की डेथ हो गई और उनकी भाभी को जलकर मरना पड़ा, जो कि वो नहीं चाहती थी। इस घटना ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये 300 साल की बात है। जब अल्बुकर्क के 300 साल बाद की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। भाभी जी जलकर मरना नहीं चाहती थी, मरना पड़ा। राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा पर रोक लगाई। आगे देखना, फ्यूचर में यूरोपीय हमको हमसे ज्यादा समझते थे और सिर्फ दिमाग लगा के भारत जैसे बड़े देश पर शासन किया। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका पर इनका शासन था। अमेरिका में ये गए थे तो इनको वहां पर कोई इतना बड़ा ताकतवर नहीं मिला था। कोई नहीं, छोटे छोटे एरिया में कबीलियाई लोग थे, मारकर खत्म कर दिया इन्होंने। अरे भारत में तो विशाल साम्राज्य था मुगलों का, गजब के ताकतवर थे। इतना ताकतवर साम्राज्य दुनिया में इनको कहीं नहीं मिला था। दिमाग के बल पर कब्जा किया था इन लोगों ने। भारत आना लोगों का सपना हुआ करता था एंशियंट टाइम्स। सोने की चिड़िया था ये देश। आखिर जो भी हो, हम यहाँ पर ये बात तो समझ गए हैं कि अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर रोक लगाई। एक बात बताओ, पुर्तगाली ताकतवर हो गए थे, इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं? आप लोग जानते होंगे, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वह पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है और उस पार्टी के लोग पीएम बनते हैं, देश चलाते हैं, तो उस पार्टी का अगर कोई भी नेता है, बुजुर्ग है, रिटायर हो चुका है, पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर सकता, तो पार्टी उसे उसे गिफ्ट के तौर पर गवर्नर बनाती है, प्रेसिडेंट। यही होता है भाई। लाल कृष्ण आडवाणी जी अपवाद हैं, बाकी तो यही होता है। भारत में पुर्तगाली ताकतवर हो गए, इन्होंने उसे गिफ्ट देने को सोचा। ठीक है, इन्होंने गिफ्ट देने को सोचा, जिन्होंने भारत के लिए नए मार्ग की खोज की थी, और गिफ्ट के तौर पर 1524 एडी 1524 एडी में पुर्तगाली गवर्नर बनाकर भेजा। जानते होंगे नाम, नाम था वास्को डी गामा। खैर इनकी उम्र हो चुकी थी, भारत आए कुछ दिनों में इनकी मौत हो गई। और इसी साल देखो, लेकिन कम से कम गवर्नर तो बनाया इनके देश ने इन्हें। थोड़े समय के बाद 1529 में भारत में आया पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, और 1538 तक ये पुर्तगाली गवर्नर रहा। इनके पास कोचीन नाम का सेंटर था। गोवा कब्जा ही कर लिया था। इसका मतलब एरिया भी कब्जा करना चाहते थे। साउथ इंडिया पर इनका कब्जा करना थोड़ा आसान था। नॉर्थ इंडिया बहुत ताकतवर रहा है हमेशा से। इसको कब्जा करना इनके लिए आसान बात नहीं थी। गोवा के ऊपर ही एक स्टेट है महाराष्ट्र। 1530 में इन्होंने कैपिटल चेंज कर दिया, कोची टू गोवा। ठीक है, और थोड़े समय बाद ही इन्होंने बॉम्बे को भी कब्जा कर लिया। अब इनके लिए व्यापार करना आसान हो गया, नहीं हो गया? इनका लगभग मतलब टारगेट जो था वो पूरा हो गया। आसानी से व्यापार करने लग गए ये। और हद तो तब हो गई, बहुत समय तक तो ठीक था, लेकिन 1661 ईस्वी में जब भारत में अंग्रेज हुआ करते थे, तो एक पुर्तगाली राजकुमारी थी जिनका नाम था ब्रिगेंजा कैथरीन। ठीक है, और इनकी शादी हुई राजा चार्ल्स सेकंड से। अच्छा एक बात जानते होंगे, अगर कोई परिवार अपनी लड़की की शादी करता है तो सोचता है कि लड़का ज्यादातर भाई सेटल हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो। भारत में भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया था। किसने? अल्बुकर्क ने। पावर बढ़ाई। अब इनको लगा कि भाई ब्रिटेन नाम का जो देश है बड़ा ताकतवर है, ये आगे ताकतवर बन के आगे निकलेगा। तो इन्होंने फिर अपना दिमाग लगा दिया। इस बार अपनी राजकुमारी की शादी ब्रिटेन के राजा से कर दी और दहेज में पूरा बॉम्बे उठाकर उनको दे दिया। अब जाके इनका टारगेट लगभग पूरा हो चुका था। अब ये दोनों रिलेटिव हो गए थे। अंग्रेज 1947 में गए थे और पुर्तगाली 1961 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में क्या किया? देखो, इन्होंने अभी तक आपने देश में क्या देखा? मतलब
अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि बॉम्बे इन्होंने दहेज में दे दिया, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया, मतलब जो वैवाहिक माध्यम से ताकत बढ़ाने का प्रयास करते थे। 3 पॉइंट है, देखो कैसे। अगर शादी होती थी, तो शादी का कार्ड छपता था, कहाँ छपता था? प्रिंटिंग प्रेस में। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने लगाया था और वह लगवाया था जो इनका फेमस स्थान था गोवा में 1556 एडी में 1556 एडी में। अगर कोई शादी करके ससुराल में ज्यादा समय तक बसे तो उसकी क्या होता है, मतलब कि जो उसकी रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता। एक बार एक व्यक्ति ये शादी करके ससुराल में गए रहने, गांव वालों ने उनके खिलाफ मजाक करने का प्लान बना लिया। एक बुढ़िया माता को भेजा उनके पास। वो बोली कि बेटा, मैं ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गई? कुछ समय पहले आप आए थे सज धज के, मुकुट लगा के, वही छवि बसी थी दिमाग में। इस तरह से देखना पड़े कि कभी सोचा भी नहीं था। वो इमोशनल हुए, बैग पैक किए चले गए। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज बहुत से लोग ससुराल में जाके सेटल। गांव में बहुत सारे लोग कुदाल फावड़ा लेके खेतों में भी दिख जाते हैं लोग। मतलब ऐसा लगता है कि जो पुर्तगालियों के साथ यही होता था। साउथ के लोगों ने कुदाल फावड़ा दे दिया, बहुत हो गया सम्मान, चलो कुछ काम कर लो। भारत में आलू और तंबाकू की खेती सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू कराई थी। ठीक है, इससे पहले नहीं होती थी। 1556 ईस्वी में ही पता चला कि दिल्ली में किंग, अच्छा बताओ 1556 ईस्वी में दिल्ली में किंग कौन बना था? अकबर बना था। और 1556 ईस्वी में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाई। बाद में आलू और तंबाकू भी खेती शुरू भी की थी। ठीक है, तो मतलब नॉर्थ इंडिया में राजा कौन बना था इधर? अकबर। अच्छा देखो, कहते हैं कि बीरबल को तंबाकू खाने की बुरी लत लग गई थी। बीरबल अकबर जा रहे थे, रास्ते में एक खेत मिला, एक गधा घास खा रहा था तंबाकू को बचा बचा कर। अकबर को लगा कि भाई कमेंट मारते हैं, बीरबल सुधर जाएंगे। अकबर ने कहा कि बीरबल देख लो, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। बीरबल ने कहा जी हुजूर, गधे तंबाकू नहीं खाते। अकबर तुरंत शांत हो गए। तो आप जानते हैं बीरबल बड़े टैलेंट व्यक्ति थे अपने समय में। खैर जो भी हो, ये मजाक की बात थी। तो खैर जो भी हो, भारत में आलू और तंबाकू की खेती शुरू हो गई थी। अच्छा, आप लोगों ने पेशवा बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है? याद है? पेशवा बाजीराव बल्लाल, इनके मरने की वजह मस्तानी थी या नहीं थी? शादी करके आए, घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बेचारे तड़प तड़प के मर गए। सारा पंगा वहीं से शुरू हुआ। पेशवा बाजीराव बल्लाल का वास्तविक नाम था पेशवा बाजीराव फर्स्ट। महाराष्ट्र में पुर्तगालियों की जबरदस्त पिटाई किया था इन्होंने अपने टाइम पे। और पुर्तगालियों से 2 एरिया भी छीन लिया था महाराष्ट्र में, सॉलसेट एंड बेसिन 1739 में। एक साल बाद एक साल बाद पारिवारिक कारणों से मर गए। जीवन, यदि ये जीवित होते तो और भी कुछ करते। अच्छा, पुर्तगाली अगर वहां के लोगों का एरिया हड़प रहे होंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? मतलब पेशवा ने पुर्तगालियों को हराया तो लोगों को अच्छा लगा। एक बात याद रखना, हमारे साथ दुनिया के देशों में बहुत गलत किया है, लेकिन हमारी सेहत और बातों पर असर दिखता है। हमारी जो सेहत है और बातों है, उस पे असर दिखता है कोई? भले कितना किसी ने गलत किया हो, किसी से कम टैलेंटेड हो, कम स्वस्थ हो, किसी से कम डेवलप कर रहे हो, तो बताइए आप लोग, हमारे ऊपर ज़्यादा समय तक कोई बात प्रभाव नहीं डाल पाती थी। वजह यह थी कि हम भौतिक आध्यात्मिक बातों में बैलेंस बनाकर चलते थे। अगर 2-5 किसी ने मार दिया, तो 4-5 पंच उठाकर मारते थे। 2-4 लोग और आ गए, 10-12 पंच लगाए गए। कष्ट होता था अंदर से, लेकिन जाने के बाद ये सोचते होंगे भाई ऊपर वाले की यही इच्छा रही होगी, बैलेंस। आपने आपको बैलेंस क्या हो जाता था, अपने आप बन जाता था। तो हमारे बुजुर्ग बड़े गर्व से बोला करते थे कि ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं, और जो जैसा करता है वैसा भरता है। ऊपर वाले की लाठी चलती है तो आवाज नहीं होती। वास्को डिगामा भारत में आया, आकर के कोचीन में रहा, सबसे ज्यादा भारतीयों को परेशान किया अल्बुकर्क ने।
सबसे ज़्यादा भारतीयों को परेशान किसने किया था? अल्बुकर्क ने। और आकर के भारत में उनसे एरिया भी छीना था और वही उसकी डेथ हो गई। लोगों को सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा कि ऊपर वाले की लाठी चली गई। वास्को डी गामा कोच्चि में और अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो गई। जब ये इतने शक्तिशाली थे तो पतन कैसे हो गया? तो हम देखेंगे कि रीजन ऑफ डिक्लाइन कैसे। देखिए इनके पतन में पहला जो कारण था, अभी अभी इनको पेशवा ने हराया और ऐसे ही कुछ युद्ध में हारे तो कमजोर होंगे या नहीं होंगे। पहला रीजन था बैटल मतलब युद्ध। इनको लोग चैलेंज करने वाले आ गए और लड़े, फिर आए तो ये कमजोर हो गए। और इनके पतन का एक फेमस कारण था, देखो इन्होंने गलती कर दी, भारत में आते ही उछल कूद मचाने लग गए। इनका भारतीयों को मतलब ठीक था, भारतीयों को आए यहाँ पे रहे स्मार्ट, इन्होंने आके कमेंट करना शुरू कर दिया कि ये लोग स्मार्ट नहीं होते। अरे हम लोग मानते थे कि भाई अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ अतिथि आ जाए कितना भी परेशान करे तंग करे, अतिथि कब जाओगे देखी होगी आप लोगों ने। अभी अपना इमोशन किसी तरह कंट्रोल रखते थे, इनको लगा हमारा इमोशन कंट्रोल है, विनम्रता से बात करते हैं, मतलब स्मार्ट नहीं है हम लोग। अरे 6 महीने में यूरोपियन जितना कमाता था, अगर 6 मिनट भी मिलता तो बेवकूफ बना के सब ले लेते, इतने स्मार्ट थे हम लोग। इनको देखो यहाँ पे, इनको बेवकूफ बनाना बाएं हाथ का खेल था। बाद में अंग्रेज आए, इनको 8-10 साल लग गया कि इनको सिर्फ ठगों को कंट्रोल करने में, जो इनको ठगते थे इन्होंने हल्के में ले लिया। ग्रामीण कल्चर था, आप जानते हैं कि ग्रामीण कल्चर के लोग अगर थोड़ा जानकार हों तो बातों में उनको दुनिया में कोई हरा सकता है। आप ठीक है, आप अगर अपने सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, आप अपने सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, गांव का व्यक्ति है, थोड़ा बहुत उसे उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, तो जाके डिस्कस करना, समझा के चले आना बस। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हो आप, गांव का व्यक्ति थोड़ा जानता है रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट क्या होता है, जाके बात करना। रेपो में ऐसा रिवर्स रेपो रेट मिक्स करेंगे कि मनमोहन सिंह भी नहीं समझ सकते। आप उनसे कहे ना सर आप गलत बात कर रहे हैं, मुझको पता है मनमोहन सिंह जी का पड़ोसी हूं मैं, दिल्ली में रहता हूं। बोलेंगे कि क्या मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी लगा रखा है, दुनिया के 10 टॉप के अर्थशास्त्रियों से मिला हूं तब जाकर ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। हकीकत में नहीं होगा, लेकिन बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, आप खुद भूल जाओगे। हमारे गांव में आज भी एक व्यक्ति मारपीट करके जेल चले जाते हैं। मेरी मुलाकात हुई, बोले भाई इतना क्यों जाते हो? बोले आप लोग समझते नहीं हो, क्वेश्चन सीधा करते हो। मैंने कहा समझा दो भाई, सामने सामने ही तो हूं। बोले भाई जेल का मतलब मंदिर। मैंने कहा कब से, ये कब से हो गया? बोले बताओ भाई भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? एक सेंटेंस उसके बाद मैंने नहीं बोला। एक बार भाई यही तो होता था कि मतलब ये लोग आते थे, जो ये यूरोपीय के लोग थे, ये थोड़ा कम टैलेंट समझते थे इंडिया वालों को, सोचते थे ये लोग स्मार्ट नहीं और इनको पता नहीं था। एक बार कुछ यूरोपियों ने भारत में आकर कुछ भारतीयों को पकड़ा कि उन्हें बताते हैं कि भाई हम ज्यादा डेवलप हैं, स्मार्ट हैं तुमसे, बातों में बड़ा प्रभाव जमाने का सोचा। यूरोपियों ने भारतीयों से कहा कि आप डेवलप नहीं है, स्मार्ट नहीं है, हम डेवलप हैं। भारतीयों ने कहा कि क्या कर लिया आपने ऐसा? उन्होंने कहा बताते हैं हमने क्या कर लिया। यूरोपियों ने कहा भाई कि हम अमेरिका गए, अफ्रीका गए, भारत आए, दुनिया में घूमे हैं, दुनिया को जानते हैं, बहुत सारी टेक्निक जानते हैं। भारतीयों ने कहा क्या टेक्निक जानते हो, आप थोड़ा हमको भी बताओ, फिर हम बताते हैं क्या क्या टेक्निक आती है हमें। यूरोपियों को लगा कि भाई मशीन का नाम लेंगे तो ये समझ नहीं पाएंगे। यूरोपियों ने कहा कि भाई साहब देखो आप अभी भी गिल्ली डंडा खेलते हो, बैट बॉल गिल्ली डंडा खेलते हो, बैट बॉल खेलते हैं, नया है ये। भारतीय मुस्कुराया, बोला गिल्ली थोड़ी छोटी हो गई, डंडा थोड़ा मोटा हो गया, मारते तो हम भी, इसमें कौन सी बड़ी बात, इतना क्यों उछल रहे हो इसमें? अच्छा देखो, मैंने आप लोगों को ये बातें तो ग्रामीण कल्चर के हिसाब से उस टाइम में ऐसे ही मजाक में तुम्हें आप लोगों को समझा दिया मैंने। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, देखो आज के टाइम पे तो आईएएस ऑफिसर गांव से भी भर रहे हैं, हमारा पूरा इंडिया कितना ज्यादा टैलेंटेड हो रहा है।
लेकिन ये जो बाहर से आके ये जो दिमाग लगाते थे कि हाँ, हम लोग स्मार्ट नहीं हैं, ये नहीं है। इन लोगों को पता नहीं था कि हम लोग तो इतने स्मार्ट हैं कि बस अतिथि देवो भव। नहीं तो 1 मिनट में मूर्ख बना के जितना आप लोग कमाते हो उतना लूट लें। बस मैं आप लोगों को ये एक समझा रहा था ग्रामीण कल्चर के हिसाब से। मतलब कि एक समझा रहा था कि कितना दिमाग था हम लोगों में। ये लोग हमसे जो समझते थे, वो हम लोग नहीं थे। बस ये था कि हाँ, कि भाई आप लोग आए हो अच्छे से अपना काम करो, व्यापार करो, दिमाग लगाओगे तो आपसे ज़्यादा हमारे में दिमाग है। तो बस ऐसे आप लोगों को समझाने के लिए स्टोरी थी। कॉन्सेप्ट वाइज़ कि आप लोग स्टोरी की तरह समझ जाओ, कभी इस चीज़ को भूलो मत। देखो मैंने ऐसे समझा दिया लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हो। भारत में या ये जो धर्म है दुनिया में सबसे पुराना धर्म भारत का है। दुनिया में सबसे डेवलप एंशिएंट टाइम में सिविलाइजेशन हड़प्पा यहीं की है। और जो बात मैं देखो और जो फादर ऑफ सर्जन है, सुश्रुत यहीं के थे। ज़ाहिर-सी बात है हम लोग हमेशा से सुपर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमने अपने हिसाब से तर्क दे दिया। यही गलती पुर्तगालियों ने कर दिया। अगर कोई हमारे धर्म, कल्चर पर ज़रा भी कोई कमेंट कर देते, तो उसका सर फोड़ देते थे। पुर्तगालियों ने यही गलती कर दिया। इन्होंने हमारे कल्चर में इंटरफेस करना शुरू कर दिया। धर्म परिवर्तन कराने लगे। इनको हराने का प्रमुख कारण था एक धर्म परिवर्तन। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे। अच्छा डचों के पास स्ट्रॉन्ग सेना नहीं होती, तो क्या ये पुर्तगाली इनको आने देते? पुर्तगाली के पास उतना स्ट्रॉन्ग सेना नहीं थी, इन्होंने बनाई थी लेकिन उतना उनसे स्ट्रॉन्ग नहीं थी। डच आ गए, कंपटीशन बढ़ गया, ये भी इनके पतन का एक मुख्य कारण था। तो ये था यहाँ तक पुर्तगालियों का जो एनालिसिस है मेरे हिसाब से पर्याप्त है। इतने में से ही क्वेश्चन आप लोग आ जाएगा, फँस जाएगा। इसके बाद देखो हम लोग इसके बाद जो कंपनी आई हैं ईस्ट इंडिया अगले वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी आने तक के बीच में जो भी गैप है कंपनियों का उसके बारे में हम एक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम आएँगे ईस्ट इंडिया कंपनी पे। फिर हम देखेंगे आगे हिस्ट्री में पूरा एक-एक टॉपिक में स्टेप वाइज़ कॉन्सेप्ट वाइज़ समझाऊँगा। मेन हमारा फ़ोकस है इस चैनल का कि मतलब कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ। ये नहीं कि सिर्फ़ लाके एक डेटा रख दूँ, आप लोग रट लो उसे। डेटा नहीं कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से आप लोग पढ़ोगे तो क्या होगा कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो बस ये वीडियो यहीं पे खत्म कर हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सब्सक्राइब करना है इस चैनल को सपोर्ट करना है। इस टाइप से और भी वीडियो आप लोग समझना चाहते हो तो इस चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करो। तुरंत सब्सक्राइब करो जाके नीचे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिले। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है, पसंद आई है, आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हो और या चैनल पे जो भी वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री की समरी टाइप की वीडियो है, अच्छे टॉपिक पे वीडियो जाके उसको देखिए। कॉन्सेप्ट है हर एक वीडियो में, ठीक है? तो जीएस में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट वाइज़ तैयार कराने आने वाला हूँ, सिर्फ डेटा के माध्यम से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट बताऊँगा, थिंकिंग कैसी थी, तर्क कैसे दिए जाते थे, लोगों की सोच क्या थी, बहुत सारी रिसर्चेज़ के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है? तो हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिए जीएस, जीएस आप लोग मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को पूरा जीएस में हिस्ट्री हो, कोई भी हिस्ट्री टॉपिक हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक टॉपिक पे एकदम कॉन्सेप्ट वाइज़ समझाने वाला हूँ। तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए और इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। फैला दीजिए, शेयर, लाइक, सब्सक्रिप्शन ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।